तो अपना छोटा सा पाठ्यक्रम है और उसमें थोड़ी सी बातें हो सकती हैं और एनजीपी और जैम ये विषय है। मुख्य रूप से एनजीपी पर हम फोकस करेंगे, आज तो पूरा ही उसी के पर फोकस होगा। तो जैसे आपने जाना ही होगा कि एनजीपी है क्या भला, नेशनल ग्रेजुएशन फिजिक्स एग्ज़ाम। अच्छा ठीक, गुड। तो ये जो है ये अपनी भौतिक शास्त्र वाले जो है फिज़िक्स के लोग, उनकी एक संस्था है IAPT कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स। तो वो 1984 में इसी कानपुर से ही शुरू हुई थी। डॉक्टर DP खंडेलवाल जी थे जिन्होंने इसको शुरू किया था और बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मेरे ख्याल से भारत में तो सबसे बड़ी संस्था है ही फिज़िक्स के टीचर्स की, और भी पता नहीं कहाँ से ज़्यादा ही होंगे। करीबन 10,000 अपने लाइफ मेंबर्स होते हैं। बहुत तरह के कार्यक्रम वो BSc के स्टूडेंट्स के लिए, MSc के स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च वालों के लिए करते रहते हैं। तो उसी में से एक ये सालाना कार्यक्रम है नेशनल ग्रेजुएट और फिज़िक्स एग्जामिनेशन, जिसमें कि BSc के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भाग लेते हैं। भाग लेते हैं मतलब भाग लेते नहीं वो वाला भाग लेते नहीं, वो भाग लेते हैं। ओके। और इसमें से जो लोग उनके बहुत सारे प्रोग्राम वो हैं, उसको किसको कहाँ किस तरीके से और उनको फेलिसिटेट करते हैं। वो मेडल्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं। कई जगह पे उनको प्री-PH इसमें MSc में जाते हैं तो उसमें उनके एडमिशन के अंदर में इस एग्ज़ामिनेशन का वैल्यू होता है, वगैरह 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 होते हैं। तो दो पार्ट्स होते हैं उसके, एक A पार्ट कहलाता है, एक B पार्ट कहलाता है। A पार्ट ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस, जिसमें कि एक या अधिक सवाल ऑप्शन सही हो सकते हैं। और दूसरे जो B पार्ट हैं उसके अंदर में उनके कुछ सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर्स इस टाइप के होते हैं। तो हम लोग थोड़े से केवल ऑब्जेक्टिव सवाल ही करेंगे और विषय के अनुसार तो बहुत नहीं चल सकते हैं, क्योंकि विषय तो पढ़ाना हो आपके विश्वविद्यालय के अंदर में ही होगा, हम नहीं कुछ करेंगे उसमें। बट जो पर्टिकुलर सवाल आए हैं पीछे के सालों में, उनको लेकर के उसकी विवेचना करते हुए और जितना कुछ उसमें से फिज़िक्स हम सीख सकेंगे उसी की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो है वो हमने रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के सवाल चुने हैं जो NGP में आए हैं 2025 में, 24 में, 23 में। 3 वर्षों के मैंने पेपर्स से उसको निकाला है, खंगाला है। तो वो कुछ थोड़े सवाल हम लेकर के आए हैं, तो उसके आधार पर शुरू करते हैं। करें? ओके, गुड। दिखाओ भाई। तो ये हमारा देखो पहला सवाल है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ ए रॉड मूविंग विद द स्पीड v इज इक्वल टू 0.8 c। c पता है आपको ना? क्या होता है? कहाँ? हाँ, इन ए डायरेक्शन मेकिंग 60 डिग्री एंगल विथ इट्स ओन लेंथ। तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा है क्या ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है ना? हाँ, ओके। तो उसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं और इतना वो चुनौतीपूर्ण है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके लिए पढ़ा तो जितने बार मैंने उसको पढ़ाया, 3 बार 4 बार ऐसा हुआ। पहली बार पढ़ाया बड़ी मुश्किल से बातें समझ में आई, हमेशा उल्टा ही रिजल्ट आ जाता था। फिर उसको ठीक तरह से समझना है, समझ लिया, पढ़ा दिया। फिर 2 साल 3 साल का गैप हो गया, अगली बार फिर कभी मिली, वहीं पर है, वही गलतियां फिर से कर रहे हैं। 3 बार 4 बार पढ़ाने के बाद जा कर के मामला कंट्रोल में आया। तो उसमें बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं उसमें से एक रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई लंबाई है, रॉड की बात नहीं कर रहे, लंबाई है, वो रॉड भी हो सकती है, और वो खाली जगह भी हो सकती है। 2 पोल के बीच की दूरी, ये भी लंबाई है। तो कोई भी लंबाई अगर है तो हम लोग उसको नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में नाप सकते हैं। और ये अगर हमारा एक एंड है, उसका एक एंड ये है, इसके बीच की लंबाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं और मेरे लिए ये रुका हुआ है, ये स्थिर है, रेस्ट में है, उस फ्रेम में मैं हूँ, ये रेस्ट में है, तो इसकी कुछ लंबाई होगी L,
ओके ना। अब ये टेबल है, यहाँ से यहाँ तक की कुछ लंबाई होगी, कितनी होगी बताओ तो, यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 50 सेंटीमीटर। ओके गुड ठीक है आपका जो हाथ है ना, आपका जो हाथ है वो एक बहुत अच्छा मीटर है। ओके जनरली एडल्ट्स में जो यहाँ से केहूनी से लेकर के और फिंगर तक ऐसे खोल दो तो ये करीब करीब वही 36 प्लस कितना 18 इंच का हाथ होता है, राइट 18 इंच का हाथ होता है ये। तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो उसका 2.5 गुना करना पड़ेगा ना, 18 36 और 9 45, तो करीब करीब आधे मीटर से थोड़ा कम ऐसा इसका होता है। और आपने बिल्कुल सही बताया है ओके तो ये लंबाई है इसकी। लेकिन अगर कोई दूसरा किसी दूसरे फ्रेम में है जो कि चल रहा है, उससे देखें तो ये रॉड चल रही है ना, ये लंबाई चल रही है। तो ये अगर किसी फ्रेम में v वेलोसिटी से चल रहा हो, ऐसा व्यक्ति इसको देख रहा है, ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसके लिए ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, तो फिर उसकी लंबाई ये l नहीं रह जाएगी, इसकी लंबाई कुछ और हो जाएगी। रॉड इसको छुआ नहीं है, हाँ जिसकी लंबाई बदल गई है उसको छुआ नहीं है तो बदला क्या बदला, देखने वाला, देखने वाले का फ्रेम बदला है, इसका कुछ नहीं किया है, तो जहाँ है वही है। लेकिन वो जो लेंथ है उसकी वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो जिसके लिए वो रेस्ट में है वो उसकी अपनी असली लेंथ है, तो उसको कहा जाता है रेस्ट लेंथ। रेस्ट लेंथ यानी उस व्यक्ति के लिए ये लेंथ है जो कि जिसके लिए वो रॉड जो या जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, वो चल नहीं रहा, उसको रेस्ट लेंथ कहते हैं। और अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा हो, आप ऐसे फ्रेम में चले गए कि ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी लेंथ सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है। कितने से कम हो जाती है, ये जो l डैश है वो हमारा पुराना जो ओरिजिनल लेंथ है मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये कम है ना l से, क्यों कम है, कैसे मालूम कम है, रूट वाला वैल्यू 1 से छोटा रूट के अंदर जो है 1 से छोटा है, तो रूट के बाहर जब उसका वर्गमूल निकाल दोगे तो वो भी 1 से छोटा ही होने वाला है, और इसलिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो l डैश घट जाएगा। इतने फैक्टर से घटता है। लेकिन ये तब के लिए है जबकि ये दूरी, ये लेंथ जो है ये अपने लेंथ के ही पैरेलल चल रही हो। अगर ऐसा है, ऐसा वाला है, ये हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस ये है और इसको किसी ने देखा और उसके लिए ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके लिए l डैश और l दोनों एक ही रहेंगे। तो ये चौक है, ऐसे है। अगर मैं इसको लेके ऐसे चलूं, चलना शुरू कर दूं, तो मेरे लिए इसकी लेंथ कितनी है, अभी कितनी है, हाँ कुछ है ना, मान लो 5 सेंटीमीटर है। ओके मेरे लिए अभी इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मेरे लिए अब कितनी हो गई, कितनी है, स्टिल 5 है ना। लेकिन आपके लिए घट गई है, आप अभी देख रहे हो ये 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन जब हम ऐसा चलना शुरू कर देंगे तो आप देखोगे ये 5 सेंटीमीटर की नहीं है, कुछ कम है उससे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन ऐसा लेके अगर मैं चलूं, चौक ऐसा लेकर के अगर मैं चलूं, तो 5 सेंटीमीटर का 5 ही सेंटीमीटर रहने वाला है, वो घटने वाला नहीं है, ये फैक्टर नहीं लगने वाला है। ओके तो अगर इस प्रकार का अपना सवाल है कि जो हमारा लेंथ है, परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ ए रॉड मूविंग विथ स्पीड v 0.8 c in a direction making 60 degree angle with its own length, यानी अब जो मामला है ना ऐसा है ना ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, और ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसे तिरछा, हाँ ये ऐसा चल रहा है। अपना लेंथ जो है इसका, उससे एक एंगल बना करके और वेलोसिटी का वो डायरेक्शन है। तो क्या करेंगे हम, कंपोनेंट लेंगे। वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो नहीं बदलेगा, ये वाला इसका 2 भाग करते हैं, इसका ओरिजिनल l है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है,
तो पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल कंपोनेंट जो है वो हमारा L क्या cos 60 डिग्री, ठीक ना? हाँ, और जो दूसरा वाला ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो हम बताएंगे कि ये L sin 60 डिग्री। तो ये अलग अलग हो गया। sin 60 डिग्री कितना, इतना ही होता है क्या? 1/2 इतना ही होता है ना? हाँ, तो ये पैरेलल कंपोनेंट, वेलोसिटी के पैरेलल जो रॉड का कंपोनेंट है वो बदलेगा। तो इसका अब हमारे दूसरे वाले फ्रेम में जाएंगे तो L/2 से इतना घट जाएगा, ये 0.8 स्क्वायर, और ये इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा। और फिर आप अब दोबारा उसको कंबाइन कर दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो आपको पूरी लेंथ मिलेगी। तो फिर आप जिससे भी मैच हो जाए, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने सर कई सारे बुक्स में देखा, मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा कोई गड़बड़ सा लगता है। एक्चुअली उसमें ये दिया है दैट दिस रॉड, दैट इज वाई मैं यहाँ पे रुका हूँ, इसीलिए इसमें ऐसा दिया कि जो रॉड है इट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद इट्स ओन लेंथ। So if the rod is in space, then it will always rotate. So I think this must be the rod is making 60 degree angle with the direction of propagation. इसका मूवमेंट का डायरेक्शन है ना? Yeah. So जो डायरेक्शन इसका मूवमेंट का जो, हाँ, उससे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तब ये जो चीज हम बोल रहे हैं ये जस्टिफाई कर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से 60 डिग्री पर है ना? the length of the rod is inclined 60 degree from the direction of propagation. वही तो लिखा है सर। सर इसमें एक्चुअली ये जैसे कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, So it is given that because the rod is in space, so ये 60 डिग्री अपनी लेंथ से कैसे भी स्पेस में इसको कर सकते हैं? स्पेस में तो कोई डायरेक्शन ऐसी है ही नहीं। नहीं, ये जो डायरेक्शन, आप जो प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, इस भाषा से वही अर्थ निकलना चाहिए। चाहिए। ओके, इसमें कहा कि फिर से पढ़ते हैं, द परसेंटेज इन द लेंथ ऑफ द रॉड मूविंग विथ वेलोसिटी दिस इन द डायरेक्शन। ये मूविंग के साथ में डायरेक्शन है सर, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? मूविंग विद दिस वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद इट्स ओन लेंथ। करेक्ट। सो ये जो अपनी लेंथ से 60 डिग्री है एंगल, बिल्कुल। अगर स्पेस में है तो ये कभी बना ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बना सकता सर? ये स्पेस में ही तो डाउट रहता है। नहीं, मान ये जो डायरेक्शन प्रोपगेशन है जी, उससे 60 डिग्री, वही कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं ना, ये मूव कर रहा है 60 डिग्री बना करके, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का ही एंगल है ना वो। ये जो मोशन तो एक्चुअली सर वैसा ही है। हाँ। सॉल्यूशन में लोग ऐसे करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से कहना चाहिए तो वो वही, मुझे लगता है वही कहा जा रहा है। इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना? इट इज मूविंग, उसके एक तो उसका स्पीड बताया और दूसरा डायरेक्शन बताया, वो 60 डिग्री है। मूविंग मोशन का ओके, तो ये एक पार्ट था इसका, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसको कहते हैं। और जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इसी की तरह का दूसरा एक है, वो कहा जाता है टाइम डायलेशन। उसका सवाल नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम बातें करेंगे थोड़ी सी। टाइम डायलेशन कहते हैं, उसमें क्या है? टाइम डायलेशन में क्या करते हैं हम कि हम दो घटनाएं, दो इवेंट्स, रिलेटिविटी पढ़ेंगे ना तो ये शब्द बहुत आएगा, इवेंट्स। दो इवेंट्स, तो इवेंट 1 और इवेंट 2, ठीक है? ये दरवाज़ा खुला, एक इवेंट हो गया। मैं बोला, एक और इवेंट हो गया। तो एक E1 एक E2, तो दो इवेंट्स अगर हो रहे हैं तो अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं। दरवाज़ा कब खुला था, मैं अब बोल रहा हूँ। दो इवेंट्स अगर हैं तो वो दो अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। वो वहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ। स्पेस में सेपरेशन हो सकता है, टाइम में भी सेपरेशन हो सकता है। तो अब है कि इन दोनों इवेंट्स को कौन देखता है? तो किसी ने जो देख रहा है ऑब्जर्वर,
वो यहाँ कर रहा है, चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है। तो जैसे लेंथ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, वही लेंथ एक ऑब्जर्वर देखता है तो उतना बताता है, दूसरा देखता है तो उतना बताता है। उसी प्रकार से जो टाइम इंटरवल है, इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच में कितना समय बीता, वो जो टाइम इंटरवल है वो भी कौन देख रहा है उसके अनुसार अलग अलग, राइट। तो एक खास ऑब्जर्वर ऐसा हो सकता है ऐसा जिसके लिए दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हुई हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यही दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा मैंने खोला, राइट, और मैं यहाँ हूँ और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया, तो दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हुई ना, अलग अलग समय पर हुई लेकिन एक ही जगह पर हुई। मैंने ये ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, वो स्विच मैंने ऑन किया, लेक्चर ख़त्म हो गया, फिर मैंने वहीं जा कर के उसको ऑफ कर दिया। तो हमारे इस रूम के फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो दोनों घटनाएं अलग अलग टाइम पर हुई हैं लेकिन जगह एक ही है। लेकिन आप सोचो, जो व्यक्ति चल रहा है हमारे रूम की अपेक्षा, इधर अपने जीटी रोड के ऊपर कार जा रही है, उसके हिसाब से देखो, उसके फ्रेम में देखो, मेरा पूरा रूम चल रहा है, मेरा पूरा रूम चल रहा है। तो जब मैंने स्विच ऑन किया था तो रूम यहाँ था, मैंने बाद में स्विच ऑफ किया तो कहीं और हो गया। अब वो अलग अलग जगह पर भी हो रहा है ना, और अलग अलग टाइम पर भी हो रहा है। तो जिसके लिए, अगर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपको हर E1 E2 के लिए मिल ही जाए ऐसा व्यक्ति जो कहे कि हाँ एक ही जगह पर हुए हैं दोनों, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए ऐसा तो उसको हम लोग कहेंगे इफ E1 E2 आर एट सेम प्लेस, जगह वही है, दोनों घटना एक ही जगह पर हुई है, टाइम अलग अलग है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1 या डेल्टा T, जो भी नाम दो आप उसका, ये एक विशेष टाइम इंटरवल है, इसको कहते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल बिटवीन द इवेंट्स। ठीक ना, राइट। हमने स्विच दबाया, ऑन किया, ऑफ किया, और हमने अपनी घड़ी से देखा कि हाँ कितने बजे मैंने ऑन किया था, कितने बजे मैंने ऑफ किया, टाइम इंटरवल निकाल लिया। तो ये वाला जो टाइम इंटरवल है इसको कहते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल। और अगर कहीं और से देख रहे हैं, ये दोनों घटनाएं अलग अलग जगह पर भी हो रही हैं, अलग अलग टाइम पर भी हो रही हैं, तो उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, राइट। तो ये तो हो गया ये। अब डेल्टा टी प्राइम जो है, जो कि इम्प्रॉपर है, ये वो फ्रेम है जिसमें, जो कि इस वाले फ्रेम की अपेक्षा v वेलोसिटी से चल रहा है। तो उसके लिए जो टाइम इंटरवल है इम्प्रॉपर वाला, दैट विल बी प्रॉपर टाइम इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ऐसे कौन सा छोटा है, कौन सा छोटा है? हाँ गलत बोला था मैंने। डेल्टा टी प्राइम को बड़ा होना है, बटा। फॉर्मूले याद रखना बहुत मुश्किल है, कब गुना वाला था कब भाग वाला था, फॉर्मूले याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके साथ कुछ कहानी जोड़ करके याद करो तो अच्छा है। लेंथ में आप देखो, ये रेस्ट लेंथ है, ये रेस्ट लेंथ है, और ऐसा है कि इसमें एक ही जगह से देख रहे हैं, एक खास एक ही फ्रेम है ना जिसमें वो रेस्ट में है, राइट। तो उसमें ये जो रेस्ट लेंथ है ये सबसे बड़ी लेंथ है, चलेगा तो छोटी हो जाएगी, ठीक।
प्रॉपर टाइम इंटरवल है वो सबसे छोटा टाइम इंटरवल है, उल्टा, वो सबसे छोटा टाइम इंटरवल है। मैंने स्विच बंद किया, मैंने स्विच खोला, एक ही जगह पर है। मैं जितने बोलूँगा कि हाँ ये इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड के बाद ये इवेंट हुआ, ये सबसे छोटा वाला टाइम इंटरवल है। कोई दूसरा देखेगा तो उसके लिए बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर टाइम इंटरवल सबसे छोटा होना है और ये वाला बड़ा होना है। उसके हिसाब से गुना है कि भाग कर सकते हैं, राइट। तो ये टाइम, इसको टाइम डायलेशन कहते हैं, उसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, इसको टाइम डायलेशन करते हैं। तो ये भी आप समझ करके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डायनामिक्स पर, अभी हम आएंगे अगले सवाल में।